हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है समीक्षा इंस्टीट्यूट के चैनल पर। मैं देव शर्मा आज आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है पार्लियामेंट यानी कि संसद। संसद जिसमें हम पढ़ेंगे संसद के बारे में, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। संसद आर्टिकल 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। संसद के बारे में कुछ फैक्ट हैं, जैसे संसद जो कि अंग्रेजी रूपांतर पार्लियामेंट शब्द फ्रांसीसी भाषा के पार्ले शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है बातचीत या विचार विमर्श करना। संसद भवन की जो पहली ईंट थी वो कनॉट के ड्यूक ने 12 फरवरी 1921 को रखी थी और इसका डिजाइन सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट ब्रेकर द्वारा किया गया था। और संसद का विधिवत उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया। संसद में कुल 12 प्रवेश द्वार हैं और संसद मार्ग की तरफ खुलने वाला दरवाजा नंबर 1 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और इससे अति विशिष्ट लोगों को ही प्रवेश दिया जाता है नंबर 1 से। राज्यसभा जो कि संविधान के अनुच्छेद 80 में वर्णित है। राज्यसभा में टोटल सदस्य 250 होते हैं कुल सदस्य, जिसमें से निर्वाचित सदस्य 238 और 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो कुल मिलाकर 250 होते हैं। निर्वाचित सदस्य 238 जिनका निर्वाचन आनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। इन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। और जो 12 सदस्य हैं मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। ये सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव प्राप्त व्यक्तियों को ही मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा का प्रधान सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अब हम देखते हैं राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं। पहली योग्यता यही है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो और पागल या दिवालिया ना हो। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 3 अगस्त 1952 को किया गया था। राज्यसभा के पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं देखते हैं। सभापति जो कि राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी सभापति कहलाता है। देश का उपराष्ट्रपति स्वाभाविक रूप से इसका सभापति होता है राज्यसभा का। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करने लगता है तो राज्यसभा के सभापति के रूप में ये काम नहीं करेगा और राज्यसभा के सभापति को तभी पद से हटाया जा सकता है जब उसे उपराष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाए। उससे पहले सभापति के पद से यह नहीं हट सकता है। पीठासीन अधिकारी के रूप में सभापति की शक्ति व कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के समान ही होती हैं। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष के पास 2 विशेष शक्तियां होती हैं जो सभापति के पास नहीं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली शक्ति होती है कि लोकसभा अध्यक्ष ये तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय अंतिम निर्णय होता है। दूसरी शक्ति लोकसभा अध्यक्ष की यही है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन का पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है। उपसभापति राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी को भी उपसभापति चुन सकती है जो सभापति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करे। जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उत्तराधिकारी चुनती है। उपसभापति के पदत्याग की परिस्थितियां ये हैं कि राज्यसभा की सदस्यता की अवधि समाप्त हो जाना, स्वयं पद से वे त्याग पत्र दे दे अपना। राज्यसभा में आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्यों है, जानते हैं क्यों है? राज्यसभा के लिए राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत
द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन होने से अल्पसंख्यकों, समुदायों तथा दलों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो पाता है। चूंकि राज्यसभा की संरचना परिसंघीय है, अतः उसमें राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। अल्पसंख्यकों तथा दलों का समुचित प्रतिनिधित्व देने हेतु ये एक अच्छी पद्धति है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को इसलिए अपनाया गया राज्यसभा में कि लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन स्वीकार किया गया तथा राज्यसभा में भी अपेक्षाकृत अधिक से अधिक गुणी व्यक्ति आ पाए, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया। शक्तियां देखते हैं राज्यसभा की। सबसे पहले विधायी शक्ति, राज्यसभा की विधायी शक्तियां। लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी विधि निर्माण संबंधी कार्य करती है। संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा दोनों बराबर शक्तियां प्रदान की गई हैं। अवित्तीय विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पहले प्रस्तावित किया जा सकता है और दोनों सदनों से पारित होने के बाद वे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। व्यवहार में स्थिति यह है कि सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं। अनुच्छेद 108 के अनुसार किसी साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा के बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो उस विधेयक पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और विचार किया जाता है और विधेयक को भाग्य का निर्णय बहुमत के आधार पर किया जाता है। दूसरी शक्ति है संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्ति प्राप्त है। संशोधन प्रस्ताव तभी स्वीकृति समझा जाएगा जबकि संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत या उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाए। संसद प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में असहमति होने पर संविधान प्रस्ताव गिर जाएगा। संविधान संशोधन के प्रसंग में राज्यसभा की शक्ति का परिचय इस बात से मिलता है कि 45वां संविधान संशोधन विधेयक उसी रूप में पारित हुआ जिस रूप में राज्यसभा चाहती थी। 1989 में 64वां और 65वां संविधान विधेयक राज्यसभा में 2/3 बहुमत से प्राप्त न होने के कारण समाप्त हो गया। वित्तीय शक्ति, राज्यसभा को कुछ शक्तियां प्राप्त हैं, यद्यपि इस संबंध में संविधान के द्वारा राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में निर्बल स्थिति प्रदान की गई। संविधान के अनुसार वित्त विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाएंगे। लोकसभा से स्वीकृति होने पर वित्त विधेयक राज्यसभा में भेजे जाएंगे, जिसके द्वारा अधिक से अधिक 14 दिन तक इस विधेयक पर विचार किया जा सकता है। राज्यसभा द्वारा राज्यसभा वित्त विधेयक के संबंध में अपने सुझाव लोकसभा को दे सकती है, लेकिन लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है कि उन प्रस्तावों को वो माने या न माने। राज्यसभा की कार्यपालिका संबंधी शक्ति, संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति ही उत्तरदायी होती है। अतः भारत में ही मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और उनकी आलोचना भी कर सकते हैं, परंतु इन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रियों को हटाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अलग विविध शक्तियां, अलग से कुछ अन्य शक्तियां ऐसी शक्तियां हैं जिनका प्रयोग वे लोकसभा के साथ मिलकर करती है। जैसे राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा कुछ पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकती है। महाभियोग का प्रस्ताव तभी पारित समझा जाता है जब दोनों सदन इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पास कर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रथम बार राज्यसभा में ही पारित होकर लोकसभा के पास जाता है। यदि 1 माह से अधिक अवधि के लिए आपातकाल लागू रखना हो तो इस प्रकार के प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग अपने विशेष बहुमत द्वारा किया जाना आवश्यक है। लोकसभा के भंग हो जाने की स्थिति में केवल राज्यसभा का विशेष बहुमत से अनुमोदन ही आवश्यक है। आपातकाल में मौलिक अधिकारों के निलंबन के लिए दिए गए आदेशों का भी यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों के सामने रखा जाना चाहिए।
विशेष अधिकार, राज्यसभा को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। अंत में राज्यसभा को 2 ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है, जिनका प्रयोग अकेले राज्यसभा ही करती है। इस प्रकार की शक्तियों का संबंध देश के संघीय ढांचे से है और राज्यसभा और राज्यों का एकमात्र प्रतिनिधि होने के नाते इस प्रकार की शक्तियां राज्यसभा को प्राप्त हैं। पहली शक्ति यही है कि अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। राज्यसभा द्वारा ऐसा प्रस्ताव पास कर दिए जाने पर संसद उस विषय पर कानून निर्माण कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए पारित किया जाएगा, किंतु उसका काल बढ़ाया जा सकता है। दूसरी शक्ति संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा ही अपने 2/3 बहुमत के प्रस्ताव द्वारा पारित कर नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्रीय सरकार को दे सकती है। राज्यसभा जब तक इस प्रकार का प्रस्ताव पारित न कर दे तब तक संसद या भारत सरकार की नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 249 और 312 के उपयुक्त 2 प्रावधान किसी न किसी रूप से राज्यों के क्षेत्राधिकार को आघात पहुंचाते हैं। संविधान निर्माताओं की मान्यता यही रही है कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती रहे तथा इस मान्यता के आधार पर राज्यसभा को ये 2 अनन्य शक्तियां दी गई हैं। लोकसभा का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। लोकसभा की पहली बैठक 6 मई 1952 को हुई थी। लोकसभा में कुल सदस्य संख्या होती है 552, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से, 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से। जो कुल मिलाकर सदस्य होते हैं 552, जिनमें से 530 वर्तमान समय में राज्यों से, 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते। इस प्रकार आज वर्तमान समय में जो लोकसभा सदस्यों की संख्या है वो है 545। लोकसभा में वर्तमान सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के अनुसार किया गया है। 91वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके द्वारा 2026 तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यही आवंटन रहेगा सीटों का। पहली लोकसभा के लिए आम चुनाव हुए थे 1951-52 में। केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या कम होने के कारण वहां से केवल 13 सदस्य ही चुने जाते हैं। अब हम देखते हैं लोकसभा का कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर इससे पहले भी राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का गठन कर सकता है। संविधान के अनुसार लोकसभा 6 माह से अधिक समय के लिए किसी भी स्थिति में विघटित नहीं रह सकती है। आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, इसीलिए 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। 17 बार लोकसभा का गठन हो चुका है। 1 वर्ष में लोकसभा में कम से कम 2 बार अधिवेशन होना आवश्यक है। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अब हम देखते हैं लोकसभा के पदाधिकारी। लोकसभा के पदाधिकारी में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। इनका निर्वाचन लोकसभा सदस्यों में से ही होता है। संसद के पीठासीन अधिकारी। संसद के प्रत्येक सदन के अपने पीठासीन अधिकारी होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति और उप सभापति होते हैं। इसके अलावा लोकसभा में सभापति का पैनल व राज्यसभा में उप सभापति का पैनल भी नियुक्त किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल 1 बार अध्यक्ष चुने जाने के बाद आगामी लोकसभा की पहली बैठक तक रहता है, लेकिन इससे पूर्व भी लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को दे सकता है या लोकसभा में उसके विरुद्ध 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद उसे पद से हटना पड़ता है। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां क्या क्या होती हैं देखते हैं।
व्यवस्था संबंधी शक्तियां, जिसके अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष संसदीय कार्यवाही संचालित करने के लिए सदन में व्यवस्था व मर्यादा बनाए रखना, सदन की कार्रवाई के लिए समय का निर्धारण करना, संविधान व सदन की प्रक्रिया संबंधित नियमों की व्याख्या करना, विवादास्पद विषयों पर मतदान करना व अपने निर्णय की घोषणा करना, बराबर मत पड़ने पर निर्णायक मत देना, प्रस्ताव, प्रतिवेदन व व्यवस्था के प्रश्नों को स्वीकार करना, मंत्री पद छोड़ने के बाद सदस्य को सदन के सम्मुख अपना वक्तव्य देने की अनुमति देना, सदस्यों की जानकारी के लिए विचाराधीन महत्वपूर्ण विषयों पर उद्बोधन देना, संवैधानिक मामलों पर अपनी सहमति देना, किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति देना व उसके भाषण के हिंदी व अंग्रेजी अनुवाद की व्याख्या करना तथा सदन के नेता की प्रार्थना पर सदन की गुप्त बैठक के आयोजन की स्वीकृति देता है। क्या होती हैं निरीक्षण व भर्त्सना संबंधी शक्तियां, देखते हैं, जिसके अंतर्गत संसदीय समितियों की अध्यक्षता करना, संसदीय समितियों के अध्यक्षों को निर्देश देना, सार्वजनिक हित में सदन या समिति को आवश्यक जानकारी देने के लिए सरकार को आदेशित करना, सदन में असंसदीय व निरर्थक बातों को रोकना, अमर्यादित व उच्छृंखल संदर्भों को कार्रवाई में से निकालना, सदन में बोलने के लिए सदस्यों को स्वीकृति देना, किसी सदस्य को अराजक व्यवहार के कारण निष्कासित करना या उसे मार्शल द्वारा सदन के बाहर निकालना, गंभीर अव्यवस्था उत्पन्न होने पर सत्र को स्थगित कर देना, सदन की सीमा में किसी सदस्य की गिरफ्तारी या उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने की अनुमति देना, विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार करना व आरोपित अपराधी के विरुद्ध गिरफ्तारी के आदेश जारी करना तथा किसी व्यक्ति को सदन की अवमानना करने या उसके विशेषाधिकार के उल्लंघन करने पर सदन के निर्णय को लागू करना शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष की प्रशासन संबंधी शक्तियां क्या है, देखते हैं। इसमें संसद के सचिवालय पर नियंत्रण रखना, प्रेस दीर्घ का नियंत्रण रखना, सदन के सदस्यों के लिए आवास व अन्य सुविधाओं की व्यवस्था का प्रावधान करना, सदन में उसकी समितियों की बैठकों की व्यवस्था करना, संसदीय कार्रवाई व आलेखों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था करना, सदन के सदस्यों व कर्मचारियों के जीवन को सदन की संपत्ति की सुरक्षा की उपयुक्त व्यवस्था करना तथा सदन के सदस्य को त्यागपत्र स्वीकार करना या उसे इस आधार पर अस्वीकार करना कि ऐसा कार्य व्यवस्था के कारण किया जाता है। अब हम देखते हैं विविध शक्तियां लोकसभा अध्यक्ष की, जिसमें सदन द्वारा पारित विधेयक को प्रमाणित करना है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लेना है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करना है, राष्ट्रपति व सदन के मध्य संपर्क सूत्र के रूप में भी कार्य करना है। अतः संसदीय संघ में भारतीय संसदीय दल के पदेन प्रधान के रूप में कार्य करना है, पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की अध्यक्षता भी करना है और संसदीय शिष्टमंडल के लिए सदस्यों को मनोनीत भी करना है, शोक संवेदना प्रकट करना है, सदन के कार्यकाल की समाप्ति पर विदाई भाषण भी देना है और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर टिप्पणी भी करना है। सदन द्वारा पारित विधेयक की स्पष्ट त्रुटियों को ठीक करना है तथा राजनीतिक दल बदल के अपराध में ग्रस्त संसद सदस्य या सदस्यों के मामले में अयोग्यता संबंधी निर्णय देना भी शामिल है। विशेष शक्तियां क्या क्या होती हैं लोकसभा अध्यक्ष की, देखते हैं। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष के पास कुछ विशेष अधिकार भी हैं। वे राष्ट्रपति व सदन के मध्य संचार का एकमात्र माध्यम है। अध्यक्ष सदन में दिवंगत लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है। वह सदन के कार्यकाल समाप्त होने पर विदाई भाषण भी देता है। वे समय समय पर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर औपचारिक टिप्पणी भी करता है। वे सदन द्वारा पारित विधेयकों में स्पष्ट त्रुटियां ठीक कर सकता है या विधेयक के सदन द्वारा संशोधित भागों को ठीक कर सकता है। वे देश में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का पदेन अध्यक्ष भी होता है। वे देश में
या विदेश जाने वाले संसदीय शिष्टमंडलों के सदस्यों को मनोनीत भी करता है। ये सब थी लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां। प्रोटेम स्पीकर। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात लोकसभा प्रथम बार समेवित होती है, तब राष्ट्रपति सामान्यतः किसी वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करता है, जो सदन की अध्यक्षता करता है, जिससे नए सदस्य अपनी शपथ ले सकें व अपना अध्यक्ष चुन सकें। अब हम अनुच्छेद देखते हैं जो कि संसद से संबंधित है। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 में वर्णन है राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में वर्णन है लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रावसान व अपघटन। अनुच्छेद 86 सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 के अनुसार सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। अब देखते हैं संसद के पदाधिकारी गण, जो कि अनुच्छेद 89 के अनुसार राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति। अनुच्छेद 90 के अनुसार राज्यसभा के उपसभापति पद की रिक्ति, त्यागपत्र व विमुक्ति। अनुच्छेद 91 के अनुसार सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति की शक्ति। अनुच्छेद 92 के अनुसार सभापति अथवा उपसभापति का सदन की अध्यक्षता से विरत रहना। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति व त्यागपत्र तथा विमुक्ति। अनुच्छेद 95 के अनुसार लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन अथवा लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति। अनुच्छेद 96 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का सदन की अध्यक्षता से विरत रहना, जबकि उनकी विमुक्ति संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो। अनुच्छेद 97 के अनुसार सभापति एवं उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 98 में संसद सचिवालय का प्रावधान किया गया है। अब हम देखते हैं संसद की कार्रवाई का संचालन से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 99 के अनुसार है सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण करना। आर्टिकल 100 द्वारा दोनों सदनों में मतदान, रिक्तियों तथा कोरम की पूर्ति के बिना भी सदनों का कार्य करने का अधिकार। सदस्यों की निहरता से संबंधित अनुच्छेद 101 के अनुसार स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 के अनुसार सदस्यता के लिए निहरताएं। अनुच्छेद 103 के अनुसार सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। अनुच्छेद 104 के अनुसार अनुच्छेद 99 के अधीन प्रतिज्ञा करने से पहले या अर्हित न होते हुए भी निरहित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए सांसद। अब हम देखते हैं अनुच्छेद संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां से संबंधित अनुच्छेद भारतीय संविधान में कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 1 से 5 के अनुसार संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार आदि का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 106 में सदस्यों के वेतन और भत्ते संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 107 के अनुसार विधेयकों को पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध है। अनुच्छेद 108 के अनुसार कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा परिभाषित की गई है अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 111 के अनुसार विधेयकों पर अनुमति से संबंधित प्रावधान है। अब हम देखते हैं वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया से संबंधित किस प्रकार के भारतीय संविधान में अनुच्छेदों का प्रावधान है।
अनुच्छेद 112 जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 113 जिसके अनुसार संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया का प्रावधान है। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 115 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुच्छेद 116 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। साधारण प्रक्रिया से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियम से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 119 संसद के वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा पर निर्बंधन। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच न किया जाना। और राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद 123 जिसमें संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यात करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत प्राप्त हुई है। भारतीय संसद की स्थिति क्या है देखते हैं। भारतीय संसद ना तो ब्रिटिश संसद की भांति संप्रभु है और ना ही अमेरिकी कांग्रेस की भांति अशक्त है, अपितु भारतीय संसद की स्थिति इन दोनों के मध्य की है। अमेरिका और ब्रिटिश संसद के साथ तुलना करने पर भारतीय संसद की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। अमेरिका में शासन व्यवस्था लिखित एवं कठोर संविधान द्वारा संचालित होती है, जो कि सर्वोच्च एवं संप्रभु है। यहाँ सरकार की शक्ति एवं अधिकारों का एकमात्र स्रोत संविधान ही है। इसके विपरीत ब्रिटिश संविधान का अधिकांश भाग अलिखित है और प्रचलित रीति रिवाजों और अभिसमयों से स्वयं के द्वारा विकसित हुआ है। इन रीति रिवाजों एवं अभिसमयों की नीति नियमों का रूप वहाँ की संप्रभु संसद ने दिया है। ब्रिटिश संसद विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली संसद मानी जाती है, जो किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। भारतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत इन दोनों स्थितियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हुए संप्रभु संसद के साथ लिखित संविधान की व्याख्या की गई। अमेरिकी संविधान की भांति यहाँ का संविधान लिखित है, जो कि देश की सर्वोच्च एवं संप्रभु विधि है। भारतीय संसद को भी ब्रिटिश संसद की भांति विभिन्न क्षेत्रों में काफी अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। भारतीय संसद की शक्ति इसी तथ्य से प्रमाणित हो जाती है कि संविधान प्रवृत्त होने के 63 विषयों के भीतर संविधान में 97 संशोधन हो चुके हैं। इन समस्त संशोधनों में राज्य विधानमंडलों की भूमिका अत्यंत सीमित मात्र 1/2 है, जबकि अमेरिका में 2/3 है। भारतीय संसद की विधि निर्माण की शक्ति ब्रिटिश संसद के समतुल्य है। वह संघ सूची में विनिर्दिष्ट विषयों पर तो कानून बनाती है, साथ ही समवर्ती सूची के विषयों पर भी तथा आवश्यकता पड़ने पर राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। आपातकाल के समय संसद किसी भी सूची के विषय पर कानून बना सकती है तथा किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में संसद उस राज्य के लिए कानून निर्माण कर सकती है। निर्वाचन संबंधी शक्तियों के संदर्भ में भी भारतीय संसद ही आगे है, क्योंकि ब्रिटिश संसद के पास निर्वाचन संबंधी कोई भी शक्ति नहीं है। अमेरिकी कांग्रेस को राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों के दौरान टाई होने की स्थिति में अमेरिकी कांग्रेस का इस प्रकार के कुछ अधिकार प्राप्त हैं। भारत में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय संसद शक्तियां असीमित नहीं हैं, क्योंकि देश का संविधान लिखित संविधान से ही सत्ता एवं अधिकार प्राप्त करती है। यद्यपि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वे उसके आधारित लक्षणों में संशोधन नहीं कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरीक्षण द्वारा संसद द्वारा निर्मित असंवैधानिक विधियों को निरस्त कर सकता है। संक्षेप में समझे तो संसद केवल उसी देश में संप्रभु रह सकती है जिसका संविधान अलिखित हो तथा देश की शासन व्यवस्था एकात्म हो। भारत में इनमें से कोई भी स्थिति विद्यमान नहीं है। संघीय शासन व्यवस्था में संविधान ही संप्रभु होता है। इसी प्रकार भारत में लिखित संविधान होने के कारण संविधान ही सर्वोच्च एवं संप्रभु है, न कि संसद और न ही इसकी असीमित शक्तियां हैं। अब देखते हैं हम महत्वपूर्ण तथ्य।
पहली बार 1989 में प्रधानमंत्री वीपी सिंह को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त न होने की स्थिति में पद से हटना पड़ा था। लोकसभा एक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 12 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए 1 से 19 सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को कैबिनेट मंत्री के समान सुविधाएं प्राप्त हैं एवं मान्यताएं प्रदान की जाती हैं। लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दी जाती है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष अनंत सैनम अयंगर हैं। पहली बार लोकसभा में प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर यानी कि जीवी मावलंकर के विरुद्ध उन्हें पद से हटाने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया था। मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 6 वर्ष के लिए होता है, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों को अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों को सदस्यता समाप्त हो जाती है। संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में असहमति होने पर संविधान प्रस्ताव गिर जाएगा। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रथम बार राज्यसभा में पारित होकर लोकसभा के पास जाता है। अब वित्तीय विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पहले प्रस्तावित किया जा सकता है और दोनों सदनों में पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है। राज्यसभा में केवल 2 संघ राज्य पांडुचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, जिसके लिए स्थानों का आवंटन किया गया है राज्यसभा में। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। हमारा जो आज का टॉपिक था भारतीय संसद, वह भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से फॉलो कीजिए, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी जो भी वीडियो अपलोड की जाती हैं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो जाए, जिससे आप आसानी से हमारी वीडियो को देख सकें। थैंक यू।